Friends, once again welcome on our YouTube channel. The topic which we will discuss today is related to thermodynamics and it is second law of thermodynamics. दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम. In this lecture, we will discuss about second law of thermodynamics, equivalence of two statements of second law of thermodynamics and कार्नोट्स थ्योरम. तो आज के हमारे सेशन में हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी के दोनों कथनों की तुल्यता एवं कार्नो प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्या है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which gives the equivalence between the work and the heat energy. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार कार्य एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं. मीन्स वर्क एंड हीट एनर्जी दोनों इक्विवेलेंस है, कार्य एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द हीट कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा को पूर्णतः यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है. Therefore, the mechanical work can be converted into heat and the heat can be converted into mechanical work completely. अतः यांत्रिक कार्य को पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है एवं ऊष्मा को पूर्णतः यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है. सो मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट करना पॉसिबल है. बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल. परंतु वास्तव में यह संभव नहीं है. इन रियल लाइफ सिचुएशन द एंटायर वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट द एंटायर हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. वास्तविक परिस्थिति में कार्य को पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. इट मीन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स only show the equivalence of work and heat. It does not show the direction of flow of heat. अतः ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम केवल कार्य एवं ऊष्मा में
तुल्यता दर्शाता है, परंतु यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा नहीं दर्शाता है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। The second law of thermodynamics has two statements which are identical to each other. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो कथन हैं जो एक दूसरे के समदृश हैं, अर्थात जो ऊष्मागतिकी के दो स्टेटमेंट हैं वो रियलिटी में एक ही बात कहते हैं, उन दोनों का अर्थ एक ही है। एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये जो कथन है ये केल्विन प्लैंक का कथन एवं क्लॉसियस का कथन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले केल्विन प्लैंक का कथन। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल which takes heat from a body and converts it completely into work without leaving any change anywhere। तो केल्विन प्लैंक कथन के अनुसार एक ऐसी युक्ति जो चक्र में कार्य करती हो, वह एक वस्तु से ऊष्मा लेकर इसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे एवं सिंक को कोई भी ऊष्मा प्रदान न करे या कोई अन्य परिवर्तन नहीं हो, ऐसी युक्ति बनाना संभव नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल to construct a device which takes heat from a body, converts it completely into work without giving any amount of heat to the sink or without leaving any change anywhere। तो केल्विन प्लैंक कथन के अनुसार एक ऐसी युक्ति बनाना संभव नहीं है जो चक्र में कार्य करती हो तथा वह एक वस्तु से ऊष्मा लेती है, इसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे तथा कोई भी अन्य परिवर्तन नहीं हो। एंड सेकंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का कथन, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। यह कथन रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली पर आधारित है। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर मीन्स ऐसा इंजन जो कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, उस पर वर्क किया जाता है एवं हॉट बॉडी को हीट रिजेक्ट करता है। सो ऐसा इंजन जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेता है, उस पर कार्य किया जाता है एवं गर्म वस्तु को ऊष्मा प्रदान करता है। मींस हीट इंजन का जस्ट अपोजिट जो इंजन है वो हमारा रेफ्रिजरेटर है। अ रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन वर्किंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा ऊष्मा इंजन है जो उल्टी दिशा में कार्य करता है। According to Clausius' statement, it is impossible for a self-acting machine
working in a cyclic process to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature without performing work on it। तो क्लॉसियस के कथन के अनुसार एक ऐसी स्वचालित मशीन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करे तथा एक कम ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर इसे उच्च ताप वाली वस्तु को प्रदान करे तथा इस पर कोई भी कार्य नहीं किया जाए। सो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन a cyclic process to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature without performing work on it। तो क्लॉसियस के कथन के अनुसार एक ऐसी स्वचालित मशीन संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करे तथा एक कम ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर बिना इस पर कोई कार्य किए एक उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा प्रदान करे। तो जैसे हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर है, वो अंदर से हीट निकालता है और सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट करता है, पर इसके लिए हमको एक कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंप्रेसर इसके ऊपर वर्क करता है जिससे लो टेम्परेचर वाले रीजन से हीट हाई टेम्परेचर वाले रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है। इसी टाइप से अगर हमको वाटर को लिफ्ट करना है, पानी को नीचे वाले रीजन से ऊपर वाले रीजन पे अगर लिफ्ट करना है, भेजना है, तो हमें एक वाटर पंप की रिक्वायरमेंट होती है। वो वाटर पंप वाटर को नीचे से लिफ्ट करके ऊपर भेजता है। और हीट कैन नॉट फ्लो ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम ए कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी, या ऊष्मा स्वतः ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है, या ऊष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। सो हीट केवल हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है। अगर हमको कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को फ्लो कराना है तो हमको वर्क करना होगा। नाउ इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट देखने में चाहे अलग अलग लगे, पर वो एक्चुअल में दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों तुल्य हैं। तो इनकी तुल्यता को हम सिद्ध कर देते हैं। तो दोनों कथनों की तुल्यता, सो इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स। लेट क्लॉसियस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम में ले रहे हैं या विरोधाभास प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। तो माना क्लॉसियस का कथन गलत है। और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था? एक ऐसी स्वचालित मशीन बनाना संभव नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को रिजेक्ट करे और इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करना पड़े। अब हम कह रहे हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, गलत है। इट मींस ऐसी मशीन पॉसिबल है, या ऐसा रेफ्रिजरेटर पॉसिबल है, या ऐसा हीट इंजन पॉसिबल है जो कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, मींस सिंक से हीट लेता है, एंड हॉट बॉडी को हीट रिजेक्ट करता है, ये सोर्स को हीट रिजेक्ट करता है, और इस हीट ट्रांसफर में हमको इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। So it means there is a refrigerator which takes Q2 amount of heat from a colder body, transfer it to the hotter body
विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। अतः एक ऐसा रेफ्रिजरेटर संभव है जो ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा लेता है तथा गर्म वस्तु को ऊष्मा प्रदान करता है एवं इस प्रक्रिया में हमें कोई भी कार्य नहीं करना होता है। सो ऐसा रेफ्रिजरेटर हम लेते हैं जो ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा लेता है, इस पर बिना किसी कार्य के गर्म वस्तु को यह ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। So here we have a source which is at temperature T1। तो यहां पर हमने एक स्रोत दिखाया है जो ताप T1 पर है। And here we have a sink which is at temperature T2। तो यहां पर एक सिंक है जो T2 तापमान पर है। Also T1 is greater than T2 तथा T1 का मान T2 से अधिक है। So this is a refrigerator R। यह एक रेफ्रिजरेटर है जिसे हमने R से दर्शाया है। अब हमने कहा है कि ये सिंक से हीट लेता है और सोर्स को हीट रिजेक्ट करता है। कितनी हीट ले रहा है? Q2, और इस पर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। सो ये सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है एवं यह ऊष्मा स्रोत को स्थानांतरित करता है एवं इस प्रक्रिया में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। नाउ वी कंसिडर एन अनदर इंजन I which takes Q1 heat from the hot body and gives back Q2 heat to the sink। अब हम एक अन्य ऊष्मा इंजन I लेते हैं जो स्रोत से या गर्म वस्तु से Q1 ऊष्मा लेता है तथा सिंक को या ठंडी वस्तु को Q2 ऊष्मा प्रदान करता है। सो दिस इज आवर इंजन I। यह हमारा इंजन I है। यह इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है एवं सिंक को ऊष्मा Q2 प्रदान करता है या स्थानांतरित करता है। एंड Q1 एंड Q2 का जो डिफरेंस होगा वो हमारा वर्क होगा। तो Q1 एवं Q2 ऊष्मा का अंतर यह कार्य में परिवर्तित करता है। सो I1 स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है एवं सिंक को Q2 ऊष्मा प्रदान करता है तथा इस प्रक्रम में यह W कार्य संपन्न करता है। Thus I does not violate any law। चूंकि इंजन I सिंक को Q2 ऊष्मा प्रदान करता है, इसका मतलब इंजन I किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर रहा है। If I and R coupled together, यदि I एवं R दोनों को युग्मित कर दिया जाए तो heat given to sink Q2 dash is equal to Q2 minus Q2। तो सिंक को दी गई ऊष्मा जिसको हमने Q2 डैश कहा है, तो यहां पर सिंक को ऊष्मा Q2 दी है और सिंक से हमने ऊष्मा Q2 ली है, तो सिंक को प्रदान की गई परिणामी ऊष्मा Q2 डैश इक्वल टू Q2 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों इंजन को हम कपल करें, दोनों को युग्मित करें, तो वास्तव में हम सिंक को कोई भी ऊष्मा प्रदान नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितनी ऊष्मा I ने दी थी उतनी की उतनी ऊष्मा R वापस ले लेता है। तो सिंक को वास्तव में कोई भी ऊष्मा प्रदान नहीं की जा रही है। एंड हीट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द सोर्स, तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा अब
सोर्स से जो हमने हीट ली है उसको हमने Q1 डैश कहा है। तो यहां पर हमने स्रोत से Q1 ऊष्मा ली है और यहां पर स्रोत को ऊष्मा Q2 दी है। तो वास्तव में जो स्रोत से हमने ऊष्मा ली है वो हो जाएगी Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। नाउ ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था। Q1 डैश की वैल्यू हमने Q1 माइनस Q2 निकाली थी एंड Q2 डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर दोनों इंजन को हम कपल करते हैं तो स्रोत से हमने ऊष्मा Q1 माइनस Q2 ली है, सिंक को कोई भी ऊष्मा हमने प्रदान नहीं की है, तो सारी की सारी ऊष्मा हमारी कार्य में परिवर्तित हो गई है। Thus, in each cycle, it takes Q1 minus Q2 heat from the source, which is completely converted into work without giving any heat to the sink. अतः प्रत्येक चक्र में यह स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा लेता है। इस ऊष्मा को बिना सिंक को प्रदान किए यह संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। एंड दिस इज वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। यह केल्विन प्लैंक कथन का उल्लंघन है, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो एक बॉडी से हीट ले और उस हीट को कंप्लीटली वर्क में चेंज कर दे, उस ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे तथा दूसरी वस्तु को किसी भी प्रकार की ऊष्मा प्रदान न करे। Thus, this system violates the Kelvin-Planck statement. इस प्रकार यह निकाय केल्विन प्लैंक कथन का उल्लंघन करता है। So, if Clausius statement is wrong, then Kelvin-Planck statement is also wrong. Thus, if Clausius statement is wrong, then Kelvin-Planck statement is also wrong. इस प्रकार यदि क्लॉसियस का कथन गलत है तो केल्विन प्लैंक का कथन भी गलत है। नाउ इसका उल्टा लेते हैं। लेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रॉन्ग। माना केल्विन प्लैंक का कथन गलत है। अब हमको यह प्रूव करना है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लॉसियस का कथन भी गलत है। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट मींस ऐसा इंजन पॉसिबल है जो सोर्स से हीट ले और उस हीट को कंप्लीटली वर्क में चेंज कर दे और सिंक को कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं करे, सिंक को किसी भी प्रकार की ऊष्मा प्रदान न करे, तो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को वह कार्य में परिवर्तित कर दे। इट मींस there is an engine which takes Q1 heat from the hot body, converts all of it into work without rejecting any heat to the sink. अतः एक ऐसा इंजन संभव है जो गर्म वस्तु से Q1 ऊष्मा लेता है, इस ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर देता है तथा सिंक को किसी भी प्रकार की कोई ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। या एक ऐसा ऊष्मा इंजन संभव है जो गर्म वस्तु से Q1 ऊष्मा लेता है, सिंक को बिना ऊष्मा प्रदान किए यह इस संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। से हमारा सोर्स या स्रोत और ये हमारा सिंक जो कि T2 टेम्परेचर पर है। ऑल्सो
T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 का मान T2 से अधिक है। हियर वी हैव एन इंजन I, यहां पर हमने एक इंजन I लिया है। दिस इंजन टेक्स Q1 हीट फ्रॉम द सोर्स, यह इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। इट कन्वर्ट्स होल हीट इनटू वर्क, तथा यह ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। ऑल्सो देयर इज अ रेफ्रिजरेटर R which takes Q2 heat from the cold body. W equal to Q1 work is done on it and it delivers Q1 plus Q2 heat to the hot body. साथ ही माना एक ऐसा रेफ्रिजरेटर R है जो ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा लेता है, इस पर W इक्वल टू Q1 कार्य किया जाता है एवं यह Q1 प्लस Q2 ऊष्मा गर्म वस्तु को प्रदान करता है। सो दिस इज आवर रेफ्रिजरेटर R, यह हमारा रेफ्रिजरेटर R है। इट टेक्स Q2 हीट फ्रॉम द सिंक, यह सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है। W इक्वल टू Q1 वर्क इज डन ऑन इट, इस पर W इक्वल टू Q1 कार्य किया जाता है एंड इट डिलीवर्स Q1 प्लस Q2 हीट टू द सोर्स, तथा यह स्रोत या गर्म वस्तु को Q1 प्लस Q2 ऊष्मा प्रदान करता है। इफ I and R coupled together, then they will make a self-acting device. यदि I एवं R को युग्मित कर दिया जाए तो यह एक स्वचालित युक्ति बन जाती है, क्योंकि इसने जो वर्क किया था वो वर्क हमारे इस इंजन को चलाने में काम में आ जाएगा, तो बाहर से हमको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस, तो यह एक स्वचालित युक्ति होगी। In this device, R takes Q2 heat from the sink, transferring it to the hot body without any expenditure of work. तो यदि इस स्वचालित युक्ति को हम देखें तो ये Q1 ऊष्मा ले रहा है और W कार्य कर रहा है। मीन्स इसने जो ऊष्मा ली थी उस संपूर्ण ऊष्मा को इसने कार्य में परिवर्तित कर दिया है, और ये जो कार्य है ये इस R को चलाने में काम में आ रहा है। सो R सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है एवं इस पर बिना कोई कार्य किए यह स्रोत को Q1 प्लस Q2 ऊष्मा प्रदान करता है। सो इन दिस डिवाइस R takes Q2 heat from the sink, transferring it to the hot body without any expenditure of work. इस युक्ति में R सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है तथा इस पर बिना कोई कार्य किए हुए यह गर्म वस्तु को या स्रोत को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। दिस इज वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, यह क्लॉसियस के कथन का उल्लंघन है, क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसी युक्ति बनाना पॉसिबल नहीं है या ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा ले, इस पर बिना किसी कार्य किए हुए यह गर्म वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित कर दे, प्रदान कर दे, जबकि यहां पर यह हो रहा है। इट मीन्स इफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन क्लॉसियस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यदि केल्विन प्लैंक का कथन गलत है तो क्लॉसियस का कथन भी गलत होगा। तो अगर क्लॉसियस का
स्टेटमेंट रॉन्ग है तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, और अगर केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। तो इन दोनों पार्ट से यह प्रूव होता है कि ऊष्मागतिकी के जो दो कथन हैं, ये दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य हैं। By these two parts, it is clear that the two statements of second law of thermodynamics are actually equivalent. दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। Hence, the two statements are equivalent. अतः दोनों कथन तुल्य हैं। Now, Carnot's theorem, कार्नो प्रमेय। Carnot's theorem. This theorem has two parts. इस प्रमेय के दो भाग हैं। फर्स्ट हमारा कहता है नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड द सिंक। किन्हीं दो दिए गए तापों के मध्य कार्यरत ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के मध्य या उन्हीं स्रोत एवं सिंक के मध्य कार्यरत कार्नो के उत्क्रमणीय इंजन से अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, कार्नो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, या सेकंड इसका पार्ट है, ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर्स हैव द सेम एफिशिएंसी व्हाटएवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। किन्हीं दो ताप सीमा के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होती है, चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो। तो एक सोर्स हमने लिया है और एक सिंक लिया है। सोर्स हमारा T1 टेम्परेचर पर और सिंक T2 टेम्परेचर पर है। तो ये जो टेम्परेचर है T1 एंड T2, इन टेम्परेचर लिमिट के बीच में जितने भी रिवर्सिबल इंजन होंगे, जितने भी उत्क्रमणीय इंजन होंगे, उन सबकी एफिशिएंसी सेम होगी, उन सभी की दक्षता समान होगी। अब इसको हम प्रूव कर देते हैं। सो प्रूफ, लेट R be a reversible engine and I be an irreversible engine। माना R एक उत्क्रमणीय इंजन है एवं I अनुत्क्रमणीय इंजन है। Let both engines be so adjusted that each deliver work W in the complete cycle। माना दोनों इंजन इस प्रकार व्यवस्थित है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्येक इंजन W कार्य संपन्न करता है। से हमारा सोर्स जो कि T1 टेम्परेचर पर है, ये सिंक जो कि T2 टेम्परेचर पर है, ये हमारा रिवर्सिबल इंजन R और ये हमारा इरिवर्सिबल इंजन I। तो ये उत्क्रमणीय इंजन R और ये अनुत्क्रमणीय इंजन I। Let engine I absorb Q1 heat from the source, perform an external work W and rejects Q1 minus W heat to the sink। माना इंजन I जो अनुत्क्रमणीय इंजन है, स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, W कार्य संपन्न करता है एवं Q1 माइनस W हीट या Q1 माइनस W ऊष्मा सिंक को प्रदान करता है। तो अभी हमने डायग्राम दिखाया था। सो I सोर्स से Q1 हीट ले रहा है, I स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है,
W कार्य करता है एवं Q1 माइनस W हीट सिंक को प्रदान करता है, रिजेक्ट करता है। सो एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, अतः इस इंजन की दक्षता ईटा आई इज इक्वल टू W अपॉन Q1, क्योंकि एफिशिएंसी पहले हमने डिस्कस की हुई है, दक्षता क्या होती है ये हमने पहले विचार किया हुआ है। सिमिलरली engine R absorbs Q1 dash heat from the source, does an external work W and rejects Q1 dash minus W heat to the sink। इसी प्रकार इंजन R स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा लेता है, W बाह्य कार्य करता है एवं Q1 डैश माइनस W ऊष्मा सिंक को प्रदान करता है। सो R ने स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा ली है, W से बाह्य कार्य किया है एवं Q1 डैश माइनस W ऊष्मा इसने सिंक को प्रदान की है। सो एफिशिएंसी ऑफ इंजन R, अतः इंजन R की दक्षता ईटा R इज इक्वल टू W अपॉन Q1 डैश। तो इंजन I की एफिशिएंसी W बाई Q1 एंड इंजन R की एफिशिएंसी W बाई Q1 डैश। सो ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1, ईटा R इज इक्वल टू W अपॉन Q1 डैश। लेट ईटा I इज ग्रेटर देन ईटा R। माना अनुत्क्रमणीय इंजन I की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन R से अधिक है, सो ईटा I इज ग्रेटर देन ईटा R। ईटा I हमारा W बाई Q1 है, ईटा R W अपॉन Q1 डैश है, इट मीन्स W बाई Q1 इज ग्रेटर देन W बाई Q1 डैश। सो W अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1 डैश, W से W कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 डैश और Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1, सो Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1 और यहां से हमको मिलेगा Q1 डैश माइनस Q1 इज ग्रेटर देन 0, सो Q1 डैश माइनस Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। Now let the two engines are coupled together. I operates in forward direction and it drives R in backward direction. अब माना दोनों इंजन युग्मित हैं, I अग्र दिशा में कार्य करता है एवं यह इंजन R को पश्चिम दिशा में चलाता है। तो आई हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और इसका जो वर्क होगा वो इंजन आर को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाने में मदद करता है। से हमारा डायग्राम था। Therefore, R extracts Q1 dash minus W heat from the sink. W work is done on it and it rejects Q1 dash heat to the source. तो दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया है, तो यहां से क्लियर है ये हमारा डायग्राम आई फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड आर रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो दोनों डायग्राम को अगर एक साथ में देखें, सो अगर इस डायग्राम को देखें, सो इंजन आर सिंक से Q1 डैश ऊष्मा ले रहा है, इस पर W कार्य किया जाता है एवं यह स्रोत को Q1 डैश ऊष्मा प्रदान करता है। Since I and R coupled together to form a self-acting device, चूंकि I एवं R को युग्मित करने पर एक
स्वचालित युक्ति बनती है। सेल्फ एक्टिंग डिवाइस मतलब जिस डिवाइस को चलाने के लिए बाहर से कोई कार्य नहीं किया जाता है। नो एक्सटर्नल वर्क इज डन टू रन दिस डिवाइस। सो इसने जो वर्क किया था वो वर्क इसको चलाने में काम में आएगा। सो हीट गिवन टू सोर्स, स्रोत को दी गई ऊष्मा। सोर्स को हमने Q1 डैश हीट दी है और सोर्स से हमने Q1 हीट ली है। तो नेट हीट की बात करें, ये परिणामी ऊष्मा की बात करें, तो स्रोत को दी गई परिणामी ऊष्मा Q1 डैश माइनस Q1। हीट टेकन फ्रॉम सिंक, सिंक से ली गई ऊष्मा। तो सिंक से हमने Q1 डैश माइनस W हीट ली है और इसको Q1 माइनस W हीट हमने रिजेक्ट की है या वापस दी है। तो सिंक से वास्तव में हमने कितनी ऊष्मा ली है? Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 माइनस W। सो Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 माइनस W। सो W से W कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q1 डैश माइनस Q1। सो Q1 डैश माइनस Q1। बट Q1 डैश माइनस Q1 इज ग्रेटर देन 0। परंतु Q1 डैश माइनस Q1 का मान शून्य से अधिक था। इसका मतलब जो हमने सिंक से हीट ली है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। Thus, the coupled device is transferring Q1 dash minus Q1 heat from sink at lower temperature T2 to the source at higher temperature T1 without any expenditure of work। इस प्रकार यह युक्ति T2 ताप वाले सिंक से या कम ताप वाले सिंक से Q1 डैश माइनस Q1 ऊष्मा लेती है एवं इस ऊष्मा को उच्च ताप T2 वाले स्रोत को प्रदान करती है तथा इस प्रक्रिया में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो यह युक्ति कम ताप वाले सिंक से Q1 डैश माइनस Q1 ऊष्मा लेती है, इस पर बिना किसी कार्य किए हुए यह अधिक ताप वाले स्रोत को Q1 डैश माइनस Q1 ऊष्मा प्रदान करती है। तो जितनी हीट इसने सिंक से ली थी सारी की सारी हीट इसने सोर्स को ट्रांसफर कर दी है और इस प्रोसेस में हमने इस पर कोई भी कार्य नहीं किया है। दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह वास्तव में ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन है। दिस इज अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के विपरीत है। इसका मतलब जो हमने ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर माना था वो हमारा रॉन्ग होगा। दस ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर इज रॉन्ग। इस प्रकार ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर गलत है। इसका मतलब ईटा आई की वैल्यू ईटा आर से ज्यादा नहीं हो सकती है। और यही हमने कहा था कि समान तापों के मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। इट मीन्स नो इंजन वर्किंग बिटवीन अ गिवन सोर्स एंड द सिंक कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन। अतः दिए गए स्रोत एवं सिंक के मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से अधिक नहीं होगी। नाउ पार्ट 2। तो कार्नोट थ्योरम के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और सेकंड पार्ट क्या था? समान ताप सीमाओं के मध्य कार्यरत
सभी इंजन की दक्षताएं समान होती है। फॉर इट वी रिक्वायर अ रिवर्सिबल इंजन R डैश इन प्लेस ऑफ इरिवर्सिबल इंजन I। इसके लिए हम अनुत्क्रमणीय इंजन I के स्थान पर एक उत्क्रमणीय इंजन R डैश लेते हैं। If R dash work in forward direction and R work in backward direction, यदि R dash अग्र दिशा में कार्य करता है एवं R पश्च दिशा में कार्य करता है, इसका मतलब ये हमारा रिवर्सिबल इंजन हो गया और ये हमारा इरिवर्सिबल इंजन हो गया। और हमने कहा है कि रिवर्सिबल इंजन की दक्षता इरिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होगी। एफिशिएंसी ऑफ reversible engine is always greater than the efficiency of irreversible engine. So यहां से क्या आ जाएगा, eta R dash is greater than eta R is wrong, क्योंकि हमने कहा है कि R की एफिशिएंसी R dash से ज्यादा होगी। If R work in forward direction and R dash work in backward direction, यदि R अग्र दिशा में कार्य करता है एवं R डैश पश्च दिशा में कार्य करता है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे ईटा R इज ग्रेटर देन ईटा R डैश इज रॉन्ग। सो ईटा R इज ग्रेटर देन ईटा R डैश इज रॉन्ग। नाउ ईटा R डैश इज ग्रेटर देन ईटा R इज रॉन्ग एंड ईटा R is greater than eta R dash is wrong। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो अगर दोनों को साथ में लें इसका मतलब eta R एंड eta R dash दोनों इक्वल होने चाहिए, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा नहीं होगा। सो eta R is equal to eta R dash। सो इंजन R एवं इंजन R dash दोनों की दक्षताएं समान होगी और ये हमने कहा था कि समान ताप सीमाओं के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं समान होती है। Thus, the efficiencies of all reversible engines working between the same two temperatures is same। अतः समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं समान होती हैं। It does not depend on the nature and properties of the working substance। दक्षता का मान कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति एवं उसके गुणों पर निर्भर नहीं करता है। एफिशिएंसी हर इंजन की सेम होगी, समान होगी। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्यों आवश्यकता थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करोगे, एंड साथ में हमने कार्नोट थ्योरम क्या है और उसको कैसे प्रूव करोगे, ये सारा डिस्कस किया है। सो गुड बाय।